जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता इसी कर्तव्य पथ के लिए लिखी गई है, ऐसा लगता है। अभी आपने गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देखा, लेकिन उसके पीछे कितनी तैयारी की गई है, कितनी प्लानिंग की गई है, इस कार्यक्रम में हम आपको यही दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल बैरिस्टो और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। जी हाँ, ये है बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। ये एक बहुत अनोखा डिस्प्ले होता है जिसमें मैन और एनिमल का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है और इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है। लेकिन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा तैयार रहती है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि इनका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मैं इस वक्त बैठा हूं आजाद पर और मेरे साथ है बीएसएफ के ये जाबाज 82 लोग का ये कंटिंजेंट, जिसमें कैमल माउंटेड बैंड भी शामिल है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा। मैं इस वक्त बीएसएफ के कैमल कैंप में हूं और मेरे साथ हैं कैमल कंटिंजेंट के कमांडर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कीची जी, आपके लिए गर्व की बात है और मेन अट्रैक्शन कैमल कंटिंजेंट रहता है, वो आपके लिए और कितने गर्व को बढ़ा देता है? वो कैमल का जो श्रृंगार होता है, जो उसको इसके ऊपर जो सजावट होती है, ये कैमल हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है और राजस्थान की एक झलक है कि राजस्थान का कल्चर, जो कलरफुल कल्चर है राजस्थान का, वो पूरा कैमल कंटिजेंट के अंदर वो सब चीज़ें वो झलकती है। और मैं तो कहूँगा म्हारो राजस्थान। मैन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं? सर्वप्रथम मैं यहीं का वेदर का बता देता हूँ। हमारे एक सीमा पैरी जो कैमल हैंडलर है 2 बजे उठ जाता है। 2 बजे उठने के बाद में खुद अपना नेचुरल जो चीज़ें पूरा करने के बाद कैमल को तैयार करता है। तैयार करके फिर यहाँ से कर्तव्य पथ के ऊपर, जो कि यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है, इसको वहाँ तक लेके जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और जो एक कैमल एक्चुअल में है तो ये थोड़ा सर्दी के अंदर बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करना और मतलब जनरली आम आदमी की बात नहीं है, जो एक्सपर्ट होता है, जो इसमें ट्रेनिंग ले चुका था, वही इस चीज़ को बखूबी कर पाता है। इसके लिए कितनी तैयारी करते हैं आप? कितने घंटे तैयार करना पड़ता है? हाँ, जैसा कि अभी हम यहाँ पर भी जब वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती तो हम कम से कम यहाँ 6 से 7 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि जो हमें परेड और इससे पहले हम 3 महीने से कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जोधपुर के अंदर हमारे कैमल है ये परेड वाले, तो साल भर इसकी ट्रेनिंग चलती रहती। तो जैसे कि आपने सुना, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, लेकिन हमारे सजग सीमा प्रहरी इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आपने देखा कितनी मुस्तैदी के साथ डिप्टी कमांडेंट एमएस खींची अपने कंटिंजेंट के साथ तैयार है। आरडी परेड में कैमल कंटिंजेंट तो एक मेन अट्रैक्शन रहता ही है, साथ ही जो कैमल माउंटेड बैंड है उसके तो क्या कहने। और मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर बोधराज, जो अपने कैमल माउंटेड बैंड को लीड कर रहे हैं। बोधराज जी, कितनी खुशी लगती है आपको? एक तो आरडी परेड में आप आए हैं और दूसरा धुन बजाते हुए ऊंटों पर जब आप चलते हैं, पूरी दुनिया की नज़र आप पर रहती है। बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है जी। ये विश्व का एकमात्र ऐसा बैंड है जो कि कैमल के ऊपर कैमल माउंटेन नाम से जाना जाता है।
और इसमें लगभग 45 लोग काम करते हैं म्यूजिशियन को तैयार करने के लिए। और कैमल को तैयार करने के लिए कैमल को बिठा दिया जाता है, उसके चारों तरफ फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले किया जाता है और फिर आस्ता आस्ता उसकी हैबिट डाल दी जाती है, जिससे ये फिर तैयार हो जाता है कैमल माउंटेड बैंड के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, आपको कैमल माउंटेड बैंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ना सिर्फ एक अच्छा राइडर होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा म्यूजिशियन भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैमल हैंडलर से और बताएंगे कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है ये और कितनी मुश्किलों में भी हमारे ये सीमा प्रहरी हमेशा तैयार रहते हैं। रेगिस्तान का जहाज जितना दिखने में शांत लगता है, असल में उतना है नहीं। ये बहुत ही एग्रेसिव जानवर है और ख़ास तौर से सर्दियों के अंदर इसको ट्रेन करना बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरे साथ है दशरथ सिंह, जो कैमल हैंडलर भी हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। दशरथ सिंह जी, ये बताइए कितनी मुश्किल होती है ख़ास तौर से सर्दियों में? बहुत हार्ड काम है सर। सर्दियों के अंदर डबल मस्ती होता है, डबल इसमें ताकत आ जाती है, बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल करते हैं। और हर एक ऊँट को ट्रेन करते हैं, 3 मिनट ट्रेन करने में लगता है। ट्रेन करने के बाद हर राइडर हर ऊँट को हम काबू कर सकते हैं, लेकिन नया ऊँट को कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल कठिनाई आती है। जो बिल्कुल नया ऊँट खरीद के लाते हैं उसको ट्रेन करने में बहुत बड़ी मुश्किलें हमारे कठिनाई झेलना पड़ता है। गिराई भी देता है, चोट भी मारता है, लात भी मारता है, काट भी देता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे में आदत के अंदर संभाल करते हैं उसको। अच्छा, ये बताइए आपने सब ऊँटों के नाम रख रखे हैं, सब अपने नाम से जानते हैं अपने आप को? सब कैमल के नाम है और नंबर और नाप दोनों है। अच्छा, कितने हैं आपके इसमें कंटिंजेंट में? अभी टोटल हमारे 99 आए, 82 मिलेंगे सर। तो जैसे कि आपने सुना, 82 कैमल्स तैयार हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा महिला कैमल राइडर्स, बीएसएफ की वो जाबाज वीरांगनाएं जो आरडी परेड में हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनीता देवी से। सुनीता जी, ये बताइए कि आपके ऊँट का नाम क्या है? वो पहचानता है आपको? जी सर, मेरे ऊँट का नाम बादल है। मुझे बहुत अच्छे से पहचानता है और अच्छे से बैठता भी है, परेड भी करता है हमारे साथ अच्छे से। बहुत बढ़िया ऊँट है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये कि आपने पूरा ऊँट को भी कंट्रोल कर रहे हो, परेड में भी डिसिप्लिन से चले, तो कितना वक्त बिताना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सर, हमें 4 महीने की ट्रेनिंग देखी है और बहुत बढ़िया सिखाया गया। शुरू में तो बहुत डर लगा था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया लगता है और बहुत अच्छे से हम हैंडल कर लेते हैं इसको। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है। और मेरे साथ हैं कांस्टेबल प्रियंका गिठाला। कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं ऊँटों के साथ? सर 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? सुबह 2 बजे उठना पड़ता है। सुबह 2 बजे, यानी कि आधी रात को इनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। तो कब सोते होंगे ये और कब ये अपने प्रैक्टिस से वापस फ्री होते होंगे? एक महिला के तौर पर ये आपके लिए जाहिर सी बात है, हम सबके लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन आपको कितनी खुशी होती है कि आरडी परेड और वो भी कैमल माउंटेड? हमें बहुत खुशी हो रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें यहाँ पे आरडी परेड करने का मौका मिला है। शाही सवारी, जी हाँ, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप जानेंगे रेगिस्तान का जहाज शाही सवारी है। अब हम चलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से एनसीसी के बच्चे तैयार हो रहे हैं आरडी परेड में भाग लेने के लिए। कल के नौनिहाल, कल के अफसरान। अगर आप एनसीसी में हैं और आरडी परेड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है तो 1 महीने के लिए आपको पूरे देश के बच्चों से मिलने का मौका मिलता है। उसके साथ ही अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बड़े मज़ेदार होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मॉडल्स हैं और ये है शिप मॉडलिंग कंपटीशन। आपको लिमिटेड पीरियड के अंदर जो अवेलेबल स्टफ है उसके साथ आपको मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। ये है राजस्थान डायरेक्टरेट और इन्होंने बनाया है INS विक्रमादित्य। और मेरे साथ है स्वाति। स्वाति, ये बताओ कि इसकी क्या खासियत है सबसे पहले? सर, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी में अभी तक 2 ही है हमारे पास। एयरक्राफ्ट कैरियर किस लिए? क्योंकि जब आप पानी में होते हो तो आपको अपने फुल प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर लैंड नहीं होता है। सो यू नीड एविएशन के लिए आपको वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत होती है, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर
country with all threats, airborne threats, land threats and sea threats. ये बताओ कि ये जो कंपटीशन है उसमें आपको चॉइस मिलती है कि आपको चुनना पड़ता है और कितने जल्दी आपको बनाना पड़ता है? सर जैसे वीआईपी मॉडल है तो वो कैम के थ्रू ही मतलब पहले बता दिया जाता है कि मतलब कौन सा बनाया जाएगा, तो दो डायरेक्टरेट को शायद सेम मिलते हैं, और ये जो वर्किंग मॉडल है वो हमको यहाँ आके पता पड़ता है कि कौन सा मिलेगा। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के पास। आपने क्या बनाया है? हम लोगों ने कैंप मॉडल में INS त्रिखंड बनाया और जो हमारा VIP मॉडल था वो INS ब्रह्मपुत्रा है। अच्छा, तो कहाँ है आपका मॉडल? ओके, ये क्या है? INS त्रिखंड। इसकी क्या खासियत है? ये पूरा तलवार क्लास का शेप है जिसमें सारे पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे मिसाइल्स है। और ये है एक ब्लूप्रिंट। ये किसका ब्लूप्रिंट है? INS त्रिखंड जो मॉडल ये बना है उसका ब्लूप्रिंट है ये। इसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं हम लोग, टॉप व्यू और ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है। इसको प्रॉपर एनालाइज करके और ये जो प्रीकट पार्ट्स ऑफ द बालसा वुड है इससे हम ये मॉडल पूरा प्रिपेयर करते हैं। ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। कितने टाइम में बनाना पड़ता है? विदिन 48 आवर्स। एनसीसी के आरडी कैंप में मैं इस वक्त पहुंच गया हूं हॉल ऑफ फेम में, जिसको अभी रिसेंटली रेनोवेट किया गया है। और मेरे ठीक पीछे है एनसीसी प्लेज, वो शपथ जो हर एनसीसी कैडेट लेता है। और हमारे साथ हैं एनसीसी के डीजी जनरल गुरवीर पाल सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। हर एनसीसी कैडेट का ये सपना है कि वो आरडीसी कैंप का हिस्सा बने और इसके अंदर वेरियस कंपटीशन का हिस्सा बने। इस कैंप का जोश, जज्बा और इस कैंप का जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचे दर्जे का है। और कैडेट्स की परफॉर्मेंस यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी है और एक्चुअली इनको देख के हमको मोटिवेशन मिलती है। सर, ये बताया गया कि अभी ये रिसेंटली रेनोवेट हुआ है, तो इस हॉल ऑफ फेम की क्या खासियत है? इस हॉल ऑफ फेम में जो हमारी पूरी एनसीसी की जर्नी है स्थापना के बाद 75 साल की, वो पूरी इस हॉल ऑफ फेम के अंदर दर्शाई गई है। और जो हमारे अचीवर्स हैं और जो उनको ट्रेनिंग हम देते हैं उसके पूरे जानकारी इस हॉल ऑफ फेम में भी दी गई है, ताकि एनसीसी कैडेट्स जो यहाँ पे कैंप में हैं और बाद में भी जो कैंप्स में इधर आते हैं वो इस हॉल ऑफ फेम के अंदर से आएँ, उनको एनसीसी की पूरी जानकारी मिले और उसके बाद आगे चल के मोटिवेट भी हो, ताकि उनका नाम भी इसकी दीवारों के ऊपर आए। एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं वो एकेडमी में सिलेक्ट होने के लिए उनके कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? देखो, एनसीसी में हमारा मेन एम मुद्दा है इनको देश का अच्छा नागरिक बनाना और देश प्रेम की भावना जगाना। उसके बाद वो कोई भी अपना करियर ऑप्शन चुने, फौज के अंदर आए, यूनिफॉर्म फोर्सेस में आए या किसी भी जगह जाए, जो एनसीसी की ट्रेनिंग है वो उनके साथ रहेगी, उनको एक डिसिप्लिन और अच्छा नागरिक बनाने के लिए। और जो एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं अलग अलग यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर, फौज के अंदर भी उनको सिलेक्शन के अंदर उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से अलग अलग वेटेज और प्रायोरिटी मिलती है। तो जैसे कि आपने सुना, ना सिर्फ आपको अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है, बल्कि आपको एक कंप्लीट सिविलियन बनाया जाता है, एक संपूर्ण नागरिक बनाया जाता है जो ना सिर्फ अपने देश की सेवा के लिए तत्पर है बल्कि अपनी देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम जाएंगे आगे और देखेंगे किस तरह से झांकियां तैयार हो रही हैं, किस तरह से टैबलोज बनाए जा रहे हैं, ताकि देश की संस्कृति को कर्तव्य पथ पर उतारा जा सके। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और हम मना रहे हैं ईयर ऑफ द मिलेट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक महिला किसान है और इनको तैयार किया जा रहा है यहाँ पर कुछ कारीगरों द्वारा। हम उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? करण वर्मा। करण जी, कब से आ रहे हैं आप? मैं सर यहाँ 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। 14-15 साल से काम कर रहा हूँ। और क्या बना रहे हैं ये सर एग्रीकल्चर के टैबलो के ऊपर दिखा रहे हैं। ये 3 अलग अलग स्टेट की लेडीज़ हैं। अच्छा, ये कहाँ से? ये राजस्थान। और बाकी एक उत्तराखंड की हैं, एक महाराष्ट्र की हैं। तो जैसे कि आपने देखा ईयर ऑफ द मिलेट्स, ये राजस्थान
ये उत्तराखंड और वो महाराष्ट्र। हम आगे चलेंगे और बताएंगे कितने तरह के रंग हैं हमारे इस खूबसूरत देश में और किस तरह से उस देश की संस्कृति को यहाँ पर उकेरा जा रहा है। मेरे ठीक पीछे है गुजरात की झांकी जो सुना रही है गुजरात के विकास गाथा, कैसे लोक संस्कृति से निकलकर हम आगे विंड और सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ चले हैं। और मेरे साथ है विशा जो इसको पूरा देख रही, जिनकी देखरेख में बन रहा है। विशा, कॉन्सेप्ट जब आपने सोचा तो किस तरह से आपने विजुअलाइज किया उसको? अभी गुजरात में बहुत सारी ओर से प्रगतियां हो रही हैं, पर विंड और सोलर के लिए हम अगर स्पेशली बात करें तो गुजरात में मोढेरा में एक लौता विलेज है जहां पर पूरा विलेज 24/7 सोलर एनर्जी की वजह से वो काम करता है। इवन एट द नाइट इट वर्क्स विद द सोलर पावर। तो वो एक मोढेरा है जो 24/7 है और दिस इज़ द फर्स्ट विलेज इन गुजरात। द सेकेंड पार्ट इज़ कच्छ, वेयर कच्छ विंड एंड सोलर बोथ उसका कॉम्बिनेशन का पार्क बन रहा है। तो उसकी एक बहुत सारी एक हमारा एडवांटेज बोल सकते हैं कि कच्छ को इतनी अच्छी इतनी बड़ी ज़मीन है, उसकी ज़मीन पर हम विंड और सोलर को कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी सी काम कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट द सेम सब्जेक्ट टू टेक फॉर द नेशनल। कच्छ वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है और कैसे आप इस एनर्जी को वहाँ की जो ज़मीन है जो उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी ना हो वहाँ पर, उसके लिए आप ये टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे और दिखाएंगे आपको भारत का ताज, जी हाँ, कश्मीर। मेरे ठीक पीछे है उत्तराखंड की झांकी। आप देख सकते हैं जागेश्वर धाम एक तीर्थ स्थान है वो, और जिम कॉर्बेट पार्क, ये आप वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। और मेरे बाईं तरफ है कश्मीर की झांकी और ये अमरनाथ की गुफा इसमें दर्शाई गई है। और इन दोनों को जिनकी देख में बनाया जा रहा है वो सिद्धेश्वर। कितना चैलेंजिंग है, आप इतने अलग अलग स्टेट्स का आप एक साथ बना रहे हैं। नहीं, हमें कर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है और ये काम करना हमारे लिए एक एंजॉय की बाबत है। और ये राष्ट्रीय परेड में काम करने का मौका मिला वो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बाबत है। कब से आप कर रहे हैं? मैं 2011 से रिपब्लिक डे दिल्ली के टैबलो के लिए अलग अलग झांकियाँ बनाते आ रहा हूँ। अच्छा, कश्मीर में आप जो अमरनाथ की ये गुफा दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या दिखा रहे हैं आप? कश्मीर में अमरनाथ बाबा भोलेनाथ का हम बड़े स्केल में दिखा रहे हैं और यहाँ पे उनका जो शिवलिंग है उसकी हम प्रतीकात्मक कृति को दिखा रहे हैं। फिर आगे दर्शनार्थी जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और फूलों के जो वहाँ पे लवेंडर रिवोल्यूशन चल रहा है और तुलिप की खेती होती है उसकी हम आगे के पार्ट में वो पूरा फूलों की खेती को दिखा रहे हैं। और आगे हमने थोड़ा फॉरेस्ट एरिया दिखाने के लिए लेपर्ड को भी दिखाया है, उसमें हमने मूवमेंट डाली है तो मूवमेंट से लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, वो सब चीज़ दिखाया है। ये जो लेपर्ड आप देख रहे हैं मेरे ठीक इस तरफ, ये लेपर्ड भी कश्मीर की झांकी का हिस्सा है और इसके अंदर हमें बताया गया कि कुछ मूवमेंट होगा जो इसमें एक तरह से जान पैदा करेगा और जो रंग है कश्मीर के उस पे 4 चांद लगा देगा। आपने देखा कि किस तरह से खूबसूरत झांकियों को सजाया जा रहा है और कितने तरह के रंग हमारे देश के अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर आए हैं। मैं पहुंच गया हूं दूरदर्शन के प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में। आइए चलकर अंदर देखते हैं और जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मेटिकुलसली तैयारी की गई है। आइए मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कंट्रोल रूम जो पूरा मॉनिटर कर रहा है प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, और ये तमाम लोग जो है आपको पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे और यहीं से होकर सारी चीज़ें जाएंगी। लेकिन किस तरह से कैमरे लगाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने OFC के थ्रू काफ़ी सारे कैमरास कनेक्ट किए हैं। और मेरे साथ हैं मिस्टर पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि ये OFC के थ्रू कितने कैमरे आपने लगाए हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है?
ओएफसी के थ्रू यहाँ पे तो हमने 12 कैमरे लगाए हैं कर्तव्य चौथ में। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में हमारे 2 कैमरे हैं ओएफसी पे और 5 कैमरे हमारे हैं वॉर मेमोरियल में ओएफसी के थ्रू। उसके अलावा हमने कनेक्टिविटी दे रखी है राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य चौक से इंडिया गेट, और फिर यहाँ का जो फाइनल पीजीएम है वो हमने मंडी हाउस भी ओएफसी के थ्रू दे रखा है। ये कितना इम्पोर्टेंट है पूरे प्रोडक्शन के अंदर? टोटल कनेक्टिविटी यहाँ के प्रोडक्शन की सारी ओएफसी के ऊपर ही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ये 12 कैमरे हमारे जो ओएफसी पे हैं, प्लस ये हमारा राष्ट्रपति भवन का सिग्नल है, ये हमारा इंडिया गेट का सिग्नल है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा फाइनल पीजीएम है वो दिल्ली एमएसआर को जा रहा है, ये हमारा डायरेक्ट कर्तव्य चौक से जा रहा है, और ये हमारा बाहर इंडिया गेट जा रहा है। तो आपने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो ओएफसी का जो सिस्टम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो ओबी के इंचार्ज हैं उनसे, किस तरह से ओबी जो है वो पूरी यहाँ पर निकाल के रख दी गई है। मेरे साथ है प्रशांत जी। प्रशांत जी, कितना स्टाफ आपका इसमें लगाया गया है? स्टाफ की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 स्पॉट्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस, कर्तव्य पथ और नेशनल वॉर मेमोरियल। ये तीनों के मिला के हमारे अराउंड 60 कैमराज लगे हैं ऑल ओवर द प्लेस, और उन पूरे 60 कैमराज का कंट्रोल हमारे यहाँ मास्टर कंट्रोल रूम में आ रहा है। स्टाफ हमारा अराउंड 80 के करीब हमारी टोटल पूरी टीम है जो इसको मेंटेन कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15-20 दिन की तैयारी है, लेकिन इनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इनके जो प्रोड्यूसर हैं, जो लीड कर रहे हैं उसको, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, और इनका नाम है अनूप खजूरिया। खजूरिया जी, किस किन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं? हर साल रिपब्लिक डे आता है, लेकिन हर साल बेटर करने की कोशिश की जाती है। हम विजुअल भाषा में काम करते हैं। हमारे कैमरा एंगल्स होते हैं, कैमरा हाइट्स होती हैं, क्या लेंसेज हमने यूज़ करने हैं, वो सारा उस प्रक्रिया का अंजाम हम पूरी देते हैं। अब हम बात करेंगे उषा पवार जी से, जो इनको लीड कर रही हैं। उषा जी, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग है इस पूरे सेटअप को अच्छे से चलाना और उनको लीड करना? हाँ विशाल, चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और सबसे बड़ा इवेंट मैं कहूँगी, तो सबके लिए चैलेंजिंग होता है। वैसे चाहे वो प्रोग्राम से हो, इंजीनियरिंग से हो और कैमरा पर्सन्स हो, तो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द चैलेंजेस हेड ऑन, या कोऑर्डिनेशन, वी आर अ टीम। कर्तव्य पथ पे दूरदर्शन ने तैनात किए हैं 60 कैमरे, लेकिन 60 कैमरों को ओबी से कैसे कनेक्ट करना है, और वो भी अंडरग्राउंड, इसका एक नमूना हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये केबलिंग है और अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। और मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, ये बताइए कि आपको कितना चैलेंजिंग काम लगता है ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करना ताकि सब स्मूथ चले? सर इसके लिए तो बहुत चैलेंजेस है। ये केबल डालने के लिए से ट्रंचों के अंदर से आती है केबल, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगा आपको सारी केबलें बिछाने में? इसे कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर। और टोटल कितनी केबल्स हैं? ये आपकी समथिंग 80 केबल इसके अंदर डाली गई है, और ये पूरे इलाके को कवर कर रहा है। और मेरे साथ है कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी, ये बताइए कि ये कौन कौन सी केबलें डाली गई है इसमें? ये सर इसमें कैमरा केबल हैं, ऑडियो केबल हैं, और जो वीडियो केबल हैं जो जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जैसे आर्मी कंट्रोल रूम है, हमारा कमेंट्री बूथ है, और PTZ कैमरे हैं, वो सभी जगह के लिए केबल यहाँ से डाली गई हैं। तो आपको कैसे पता होता है कि कौन सी केबल कैसे डालनी है, और क्या एहतियात आप बरतते हैं? ये इसके लिए हम हर केबल पे एक नंबर डालते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उससे हमको पता चलता है कि ये केबल इस जगह पे गई है, ये केबल इस जगह पे गई है। तो जैसे कि आपने सुना, कितनी मेहनत लगती है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है ताकि जो सीधा प्रसारण आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच रहा है उसमें कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट ना हो। कर्तव्य पथ पर दूरदर्शन ने 60 हाई डेफिनेशन आंखें लगाई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैमरों की, जिनके ज़रिए आप ये सीधा प्रसारण देखते हैं। और मेरे साथ है कैमरा सेक्शन के इंचार्ज श्री पूरनचंद जोशी। जोशी जी, बताइए कितने कैमरे आपने लगाए हैं, कितनी प्लानिंग चल रही है, कहाँ कहाँ लगे हैं? हाँ, इस बार हमारे लगभग 60 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें 10 कैमरे राष्ट्रपति भवन के OB से जुड़े हुए हैं, प्लस 13 कैमरे हमारे जो है नेशनल वॉर मेमोरियल पर लगे हुए हैं। बाकी कैमरे कर्तव्य पथ पर लगे हुए हैं, जिसमें 6 रोबोटिक कैमरे हैं जो राष्ट्रपति जी के और पॉइंट ऑफ व्यू से VVIPs के लिए लगे हुए हैं। और 2 कैमरे हमारे नई पोजीशन बनी है, एक तो राष्ट्रपति जी के डैश के ऊपर टॉप में लगा हुआ है रोबोटिक, एक हमने नीचे सेंटर पॉइंट ऑफ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए सेंटर में लगाया है, नया पोजीशन लगाया है। तो हमने देश भर से लगभग
बहुत ही अनुभवी कैमरामैन्स को बुलाया हुआ है और बहुत ही डेडिकेटेड और अनुभवी लोग आए हुए हैं। उनको हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग मिलके। उम्मीद करते हैं बहुत हम लोग बेहतर हर स्थिति में, फिर वेट वेदर में भी, बारिश होने पर भी हम लोग काम करने के लिए अच्छे तैयार हैं। जैसे कि आपने सुना, तैयारी इस तरह की है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, सीधा प्रसारण जो आप देखेंगे उसमें कोई कहीं भी किसी तरह की रुकावट ना आए। मैं इस वक्त नेताजी की 28 फुट ऊंची प्रतिमा के पास खड़ा हूं और मेरे साथ हैं हमारे दो प्रोड्यूसर्स जो इस सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। ये हैं प्रदीप सतीजा। सतीजा जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो नया एड ऑन हुआ है वो क्या है और आप क्या दिखाएंगे इसमें? नहीं, इसमें एक्चुअली एड ऑन एज सच वी कैन से कि नॉर्मली वी वर यूजिंग, पहले हमारा 5-6 कैमरे हम इंडिया गेट पे करते थे। अब जब से नेशनल वॉर मेमोरियल बना है तो तब से हम मैक्सिमम अभी 15 कैमरा दिस टाइम वी आर यूजिंग, जिसमें हमारा एक क्रेन होता है, 2 जिमी जीप्स हैं। तो इस हिसाब से हमारा डिफरेंट टाइप से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जो हमारा मेन मोटो जो रहता है इधर नेशनल वॉर मेमोरियल का, पीएम का जब रीथ पीएम करने के लिए आते हैं वो फ्लाई पास और जो ब्यूटी शॉट्स आप देखते हैं, तो इंडिया के टॉप से आपको ब्यूटी शॉट्स वगैरह मिलता है। तो अब मैं आपको लेकर चलूंगा इंडिया गेट के ऊपर और वहां से दिखाएंगे कैसे दूरदर्शन टॉप एंगल कैप्चर कर रहा है। मेरे ठीक दाएं तरफ है इंडिया गेट और इंडिया गेट के थ्रू आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन और बीच में है कर्तव्य पथ और यहाँ से निकलेंगे लड़ाकू जहाज और इसको कैमरे में कैद करेंगे हमारे 2 कैमरामैन, एक जो इंडिया गेट के ऊपर तैनात हैं और दूसरे मिस्टर रेड्डी जो यहाँ पर हाइड्रोलिक ट्रॉली पर है। रेड्डी जी, क्या कवर करेंगे यहाँ से, क्या एंगल कैप्चर करने जा रहे हैं आप? हाँ जी, ये तो क्रेन है ना, 135 फुट का क्रेन है। हम 120 फुट पे रखेंगे इसको। इधर से इंडिया गेट से सीधा राष्ट्रपति भवन तक दिखेगा। इसके इंडिया गेट का बीच से हम राष्ट्रपति भवन तक परेड का वो दिखाएंगे और बाद में प्ले पास होगा। उसमें तो इंडिया गेट के ऊपर जाते हैं ना, वो इंडिया गेट के साथ में वो प्लेट्स उड़ते हैं, वो हेलीकॉप्टर्स, वो सब कुछ वो इधर से दिखाते हैं। वो अपना प्रेक्षकों को अपने इंडिया गेट का ब्यूटी के साथ वो प्ले पास दिखाएंगे हम इस कैमरा से। अब हम यहाँ से निकलकर आपको लेकर चलेंगे करियप्पा परेड ग्राउंड और दिखाएंगे किस तरह से हमारे फौजी जवान तैयार हो रहे हैं कर्तव्य पथ पर आने के लिए।